students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry teacher, and we are discussing RBSc question bank. So बच्चों, लास्ट टर्न पे हमने 1 to 31 मार्क वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31. So our first question is write the name of 3 carbon containing dicarboxylic acid. तो बच्चों डाई मीन्स 2, कार्बोक्सिलिक यानी COOH ग्रुप. तो आपको एक ऐसे एसिड का नाम बताना है जिसमें 2 COOH ग्रुप हो. ठीक है, तो बच्चों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो 3. सो इट विल बी लाइक दिस. COH तो कॉर्नर पे आएगा, COH CH2 COH. टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं तो हम कहेंगे 3. अब बच्चों अगर 2 COH आपस में कनेक्टेड होते तो आप कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड. 3 वाला है तो इसका नाम है मेलोनिक एसिड. सो आंसर विल बी मेलोनिक एसिड. और अगर आपको IUPAC में लिखना है सो इट विल बी प्रोपेन. प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड. प्रोपेन 1,3 dioic acid, or you can say malonic acid. Clear? Now question number 32. What is the acidity of amines? तो बच्चों अमाइंस की एसिडिटी मतलब अमाइन कितने प्रोटॉन ले सकते हैं. आपको पता है अमाइन में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है. अब ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर दे तो लुईस बेस, और इस लोन पेयर की वजह से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस. अब ये कितने प्रोटॉन ले सकता है बच्चों, तो ये एक प्रोटॉन ले सकता है किसी भी एसिड से. लाइक मैंने लिख दिया HCl, तो अमाइन इससे एक प्रोटॉन ले लेगा और ये बनाएगा RNH3 प्लस Cl माइनस एल्काइल अमोनियम क्लोराइड. और आप कह सकते हैं मान लो ये अमाइन, आपने इसकी रिएक्शन वाटर से कराई, H प्लस OH माइनस, तो होगा क्या, तो ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा RNH3 प्लस एंड OH माइनस एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो बच्चों ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा चाहे वाटर से हो चाहे एसिड से हो. तो अमाइन की एसिडिटी या एसिडिटी कुछ भी कह सकते हैं आप, तो एसिडिटी ऑफ अमाइंस विल बी 1 क्योंकि एक प्रोटॉन लेगा सो इट विल बी 1. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम. Which compound has smell like mustard oil? तो बच्चों मस्टर्ड ऑयल याद करो, हमारे सिलेबस में है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. याद है आपको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. पूरी रिएक्शन बता देती हूँ, हालांकि आपको सीधा क्या करना है, फाइनल आंसर देना है. अब हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन थी बच्चों एल्काइल अमाइन. आपको पता एक्टिव हाइड्रोजन है, ये प्लस कर देते हैं, यहाँ लोन पेयर है तो ये माइनस कर देते हैं. एल्काइल अमाइन का रिएक्शन आपको करना है कार्बन डाई सल्फाइड. तो CO2 में O हटा के S लिख दो, दिस इज कार्बन डाई सल्फाइड. अब C डबल बॉन्ड S में S बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो S नेगेटिव बच्चों कार्बन पॉजिटिव. अभी ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होगा कहाँ, तो हम कहेंगे S की तरफ. ये नाइट्रोजन अटैक करेगा कार्बन पे, सो आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा RNH, N का कनेक्शन होगा C से, ये S कन्वर्ट हो गया SH डबल बॉन्ड S. नाउ व्हेन हीटेड दिस इंटरमीडिएट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2. तो बच्चों HgCl2 में ये फिर से क्या करेगा, H2S गैस बाहर निकाल देगा. ठीक है, अब आपके पास जो कंपाउंड बना है दैट इज RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और ये H2S HgCl2 में मिक्स हो जाएगा, सो इट विल बी HgS एंड 2HCl. तो ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट. सो बच्चों एल्काइल आइसोथायोसाइनेट अगर आप इसकी स्मेल देखेंगे तो स्मेल जो है स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल. तो बच्चों सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है ना. सो इस रिएक्शन का नाम पड़ गया हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन.
ठीक है, तो आपसे सिर्फ इतना पूछा है विच कंपाउंड हैज स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, सो आंसर विल बी एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ यूरिया। अब बच्चों यूरिया कितने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो लाइक अमाइन यूरिया भी क्या कर सकता है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस एक नाइट्रोजन तो हमेशा क्या होगा, रेजोनेंस में उसका लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, तो यूरिया जो है बच्चों एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो आपको आंसर लिखना है यूरिया इज मोनो एसिडिक बेस। यूरिया इज मोनो एसिडिक बेस, सो इट्स एसिडिटी, तो बच्चों इसकी एसिडिटी जो होगी वो होगी 1, इट्स एसिडिटी इज 1। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बाय द रिएक्शन ऑफ विच एलिमेंट यूरिया लिबरेट्स नाइट्रोजन गैस। अब यूरिया की रिएक्शन किससे कराए कि नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो, तो बच्चों आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी NH2C डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया यूरिया। अगर आप यूरिया की रिएक्शन सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ठीक है NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड TE आएगा लास्ट में, ठीक है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड से कराते हैं, ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, तो देखो ये बनाएगा आपका H2, ठीक है, ये ऑक्सीजन इधर ले लो और ये बन जाएगा CO2, और ये फिर से क्या बन जाएगा H2, अब बचा क्या NN, तो बच्चों बनेगा N2। ठीक है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा वाटर, दूसरा CO को बाहर निकालेगा CO2, तीसरा फिर से H2O बना के बाहर निकाल देगा, तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट्स होंगे दैट विल बी नाइट्रोजन प्लस CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स वाटर और NaOBr 3 लिए थे, तो तीनों NaBr में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन लिबरेट होती है, सो ये रिएक्शन जो है एस्टिमेशन ऑफ यूरिया में यूज भी होती है ना, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया में इसको यूज करते हैं। तो फिलहाल आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर देना है, तो आपको बताना है सोडियम बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr, चाहे आप फॉर्मूला लिख दो, चाहे नाम लिख दो, चाहे दोनों लिख दो, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड यूरिया लिबरेट्स नाइट्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि मान लो अभी यहाँ ये हुआ, एग्जाम में रिएक्शन पूछ ले तो आपको दोनों आने चाहिए, तैयारी एकदम पक्की करके जानी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बिटवीन सिस एंड ट्रांस टू ब्यूटीन विच कंपाउंड हैज जीरो लिखा है बच्चों, है ना, ये जीरो बना दिया है, जीरो डाइपोल मोमेंट। अब जीरो डाइपोल मोमेंट किसका है, तो देखो अगर मैं ट्रांस टू ब्यूटीन की बात करूं तो बच्चों ट्रांस में सेम ग्रुप इन अपोजिट डायरेक्शन है ना, यहाँ H और यहाँ H, ये क्या बनाया हमने, तो हम कहेंगे दिस इज ट्रांस टू ब्यूटीन। सो ट्रांस टू ब्यूटीन में हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं भाई ट्रांस टू ब्यूटीन में सेम ग्रुप इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट, डायरेक्शन इधर एक, इस बॉन्ड का पोलैरिटी बॉन्ड मोमेंट, और ये भी इधर, तो सेम ग्रुप इन अपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगे, एक दूसरे के बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल करेंगे, तो हम कहेंगे ब्यूटीन की बात चल रही है जब ट्रांस टू ब्यूटीन, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। सो आपको सिर्फ आंसर लिखना है, सो आंसर विल बी ट्रांस टू ब्यूटीन हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, द चेयर एंड बोट आर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच कंपाउंड। तो बच्चों ऐसी पिक्चर्स देखी हैं आपने, एक तो है चेयर कन्फर्मर, ठीक है, और एक इस तरह से बोट कन्फर्मर, है ना, तो ये है चेयर और ये है बोट, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये है बोट और ये है चेयर। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि चेयर और बोट कन्फर्मर, टोटल कार्बन गिन लो कितने, तो हम कहेंगे कार्बन तो 1 2 3 4 5 और 6,
6 कार्बन क्लोज चेन, तो चेयर एंड बोट कन्फर्मर बिलोंग्स टू, तो हमारा आंसर हो जाएगा इट विल बी साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, बाय मिक्सिंग व्हाट सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ रेसिमिक मिक्सचर। भाई मैं किसको मिलाऊं कि रेसिमिक मिक्सचर बने? तो बच्चों रेसिमिक मिक्सचर होता है 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लेवियो, दोनों को इक्वल अमाउंट 50-50 तो बोल ही दिया है ना। तो आपको क्या लिखना है, बाय मिक्सिंग 50% डेक्स्ट्रो, बाय मिक्सिंग 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लेवियो form of an optically active compound gives racemic mixture। ठीक है बच्चों, अगर आप 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवियो को मिला लेते हैं तो आपको मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। आपने मिला है, आप अलग भी कर सकते हो, है ना। सो एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है, पीपीएल को रोटेट नहीं करता है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ मच एसिमेट्रिक कार्बन इन टार्ट्रिक एसिड। अब बच्चों टार्ट्रिक एसिड आपका होता है COH, देन C, H, OH, then again C, H, OH and COOH। ठीक है, अभी एसिमेट्रिक कार्बन मतलब बच्चों ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से बॉन्डेड हो। लाइक आप इस कार्बन को नोटिस करो तो देखो, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ COH है और एक बड़ा ग्रुप है। सिमिलरली इस कार्बन को देखो तो बच्चों ये H है, OH है, COH है और ये एक बड़ा ग्रुप है। तो C स्टार जो है यहाँ पे, C स्टार है आपका एसिमेट्रिक कार्बन। अब आप बताओ यहाँ पे कितने एसिमेट्रिक कार्बन है? तो हम कहेंगे 2 ही है। ठीक है, सो हियर वी हैव 2 एसिमेट्रिक कार्बन इन टार्ट्रिक एसिड। क्लियर, ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला है टार्ट्रिक एसिड। Now, question number 40. Write the number of optical isomers of butane to all. अब बच्चों ब्यूटेन टू ऑल में कितने कायरल कार्बन है? तो हम कहेंगे भाई ब्यूटेन टू ऑल में 2 ही एक कायरल कार्बन है। ये बना दिया मैंने ब्यूटेन टू ऑल, है ना। तो ब्यूटेन टू ऑल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन ये सिमेट्रिक हो गया ना, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ H है और एक OH है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ज़्यादा आपके डिटेल में है नहीं, 2 to the power n होता है। ठीक है, तो मैं कहूँगी भाई कायरल कार्बन तो हमारे पास है n इक्वल्स टू 1, तो 2 to the power n यानी 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है ब्यूटेन टू ऑल। क्या एक तो हो जाएगा डेक्स्ट्रो और एक क्या हो जाएगा लेवियो। ठीक है, तो हम कहेंगे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होते हैं ना साइड वाले कायरल कार्बन के, है ना, या एसिमेट्रिक कंपाउंड, तो हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं 2 की पावर n नंबर ऑफ कायरल कार्बन। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन को हम n बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 2 की पावर 1 यानी कि 2। वन फॉर्म इज डेक्स्ट्रो, अनदर इज लेवियो। नाउ what will be produced by urea on slow heating at 155 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों यूरिया को हीट करना है लेकिन 155 पे, तो 155 पे यूरिया को हीट करोगे तो 2 यूरिया मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे बाय द रिलीज ऑफ अमोनिया। तो ये मैंने ले लिया यूरिया और यूरिया, हीट किस पे करना है, सो इट विल बी हीटेड एट 155 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो टेस्ट है ना बच्चों, इस टेस्ट को बोलते हैं बाई यूरेट टेस्ट। ठीक है, तो 2 यूरिया को गर्म कर दो, क्या होगा, तो हम कहेंगे अमोनिया लिबरेट हो जाएगा और जो बना है उसको लिख दो। सो NH2 C डबल बॉन्ड O, देन NH, अगेन C डबल बॉन्ड O
और NH2। ठीक है, सो दिस इज बाईयूरेट, कंपाउंड का नाम है बाईयूरेट। कॉपर सल्फेट मिलाओगे तो ब्लू वॉयलेट कलर देगा, है ना। तो ये है बाईयूरेट टेस्ट हीटिंग यूरिया एट 155 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ राइट द IUPAC नेम ऑफ यूरिया। अब बच्चों यूरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, दिस इज यूरिया। IUPAC नाम, तो बच्चों C डबल बॉन्ड O NH2, फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। तो एक कार्बन ही तो बन रहा है, लॉन्ग चेन में तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला अमाइड है ना, ये इतना, तो हम कहेंगे मीथेनामाइड। तो मीथेनामाइड तो है, और आगे क्या लिखा है अमीनो, तो आपको इसका नाम लिखना है अमीनो मीथेनामाइड। ठीक है, तो आपने लिख दिया अमीनो मीथेनामाइड IUPAC। आप चाहे तो अमीनो कार्बेमाइड भी लिख सकते, एक कार्बन वाला अमाइड कार्बेमाइड। ठीक है, या अमीनो फॉर्मेमाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज IUPAC नेम ऑफ यूरिया, अमीनो मीथेनामाइड। नाउ विच फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज मेलेइक एसिड? तो बच्चों मेलेइक एसिड ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, ब्यूटूइन डाइओइक एसिड, ब्यूटूइन डाइओइक एसिड। तो देखो ओइक एसिड ये हो गया COH और ये हो गया COOH। ठीक है, और ये H और ये H, तो बच्चों ये सिस फॉर्म है। ठीक है, तो आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ब्यूटूइन या 2-ब्यूटीन डाइओइक एसिड। ठीक है, अब बच्चों इसका जो सिस फॉर्म है, इस सिस फॉर्म को हम लिखेंगे मेलेइक एसिड। ठीक है, और अगर मैं ट्रांस बना दूं तो इसका ट्रांसफॉर्म का नाम हो जाता, सोचो मेलेइक एसिड तो सिस है, ट्रांस कौन है, तो हम कहेंगे फ्यूमेरिक एसिड। मेलेइक एसिड सिस फॉर्म है और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म है। फिलहाल आपसे आंसर क्या पूछा है, मेलेइक एसिड क्या है, तो बच्चों आंसर है सिस फॉर्म। मेलेइक एसिड इज सिस फॉर्म ऑफ 2-ब्यूटीन डाइओइक एसिड। नाउ which compound will not exhibit optical isomerism? अब ऐसे ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, तो हमें पता है भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। अब नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। या ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, भाई 3 सिमेट्री एलिमेंट पड़े, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जब कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, है ना, तब तो वो एक्टिव हो जाएगा। और अगर सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस है या सेंटर है, सिमेट्री एलिमेंट है, तो इनएक्टिव हो जाएगा, आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना भाई। तो आपको क्या लिखना है, शो नहीं करेगा, तो आपको लिखना है दोज कंपाउंड्स which have any एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का कोई भी एलिमेंट अगर है बच्चों, है ना, एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लाइक, तो आपको लिखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर लिखना है बच्चों प्लेन हो गया, सेंटर हो गया, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इनमें से कुछ भी है तो वो एग्जिबिट नहीं करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आप डायरेक्ट लिख दो विल नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक भी एलिमेंट है सिमेट्री का, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो जिसके पास कायरल कार्बन नहीं, तो भी आपका आंसर करेक्ट है ना। अगर आपने लिखा कायरल कार्बन एब्सेंट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यही याद होता है भाई कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और कायरल कार्बन नहीं है तो नहीं। तो ये भी ठीक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग कायरल कार्बन अगर नहीं है, ठीक है, तब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। नाउ
नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, विच डायरेक्टिव इफेक्ट इज शोन बाय नाइट्रोबेंजीन। अब बच्चों नाइट्रोबेंजीन कौन सा डायरेक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, तो हम कहेंगे देखो नाइट्रोबेंजीन NO2 ग्रुप है ना। तो बच्चों NO2 ग्रुप में देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ गया हुआ है, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो हमेशा जब भी विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो रिंग में ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है, रिंग के लोन पेयर को, रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लाता है। तो आपको बताना है डायरेक्टिव इफेक्ट कौन सा है, तो विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा मेटा डायरेक्टिव होता है। तो आपको लिखना है, चाहे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप होता, COH होता, एल्डिहाइड होता, कीटोन होता, तो सब में आंसर यही होता बच्चों, मेटा डायरेक्टिव, दे ऑल आर विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ ZnNH4Cl। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं इसका आंसर। तो भाई नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करना है जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस में। तो बच्चों ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होगा, है ना। 6H में कंप्लीट रिडक्शन होता है, 4H, तो 4H में क्या होगा देखो, तो हम कहेंगे 4H में 2H तो हमारे खर्च हो गए इस ऑक्सीजन को वाटर बना के निकालने में। रिमेनिंग 2H जो है उससे हम रिड्यूस करेंगे, तो बच्चों एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे ना भाई, 4H कंप्लीट रिडक्शन होगा नहीं, 4H तो 2H तो वाटर बना के निकालोगे, पीछे क्या रह गया NO, तो NO का रिडक्शन करो तो H इधर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, तो आपको आंसर मिलेगा लाइक दिस, ये हो गया फिनाइल NHOH। तो बच्चों इसका नाम है N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन is obtained by the reduction of nitrobenzene in presence of zinc and NH4Cl। क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच कंपाउंड इज हीटेड विद सोडा लाइम टू गिव इथेन। अब देखो सोडा लाइम होता है NaOH, साथ में CaO, है ना भाई। NaOH जो है ना बच्चों वो मॉइस्चर पकड़ लेता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। लैब में अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो तो NaOH क्या करता है, मॉइस्चर ट्रैप कर लेता है, गीला हो जाता है बिल्कुल, है ना। इसकी जो पैलेट्स होती है वाइट कलर की वो एकदम लिपलिपी हो जाती है ना, तो खराब हो जाता है, इसलिए चूना मिला के रखते हैं। चूना क्या करता है, मॉइस्चर खुद ले लेता है। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। अब आपको जो आंसर चाहिए वो चाहिए इथेन, यानी हमें ये आंसर चाहिए, ठीक है, इथेन। तो बच्चों फाइनल कंपाउंड में इथेन, सोडा लाइम जो है ये फेमस है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए, कि अगर मुझे डीकार्बोक्सिलेशन करना है तो मुझे सोडा लाइम यूज करना चाहिए। ठीक है, लाइम का मतलब तो तुम्हें पता चल ही गया, है ना। अभी सोडा मतलब ये कॉस्टिक सोडा है NaOH। अब डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 बाहर निकालना, डी मतलब डिलीट, कार्बोक्सिल ग्रुप को बाहर निकालना। तो बच्चों CO2 पहले ही बाहर निकालनी, और कंपाउंड जो बन रहा है उसमें 2 कार्बन होने चाहिए। तो मैं ऐसा क्या कंपाउंड ले जिसमें से आंसर में 2 कार्बन आ जाए और CO2 भी बाहर निकले। तो देखो आपको कुछ ऐसा लेना चाहिए, है ना, सोडियम प्रोपियोनेट, या आप चाहे तो प्रोपेनोइक एसिड भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर यही बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, तो हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, और Na2CO3 बाहर निकलते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, इथेन। तो आपसे सिर्फ पूछा है किस कंपाउंड को सोडा लाइम, है ना, इन दोनों को मिला के क्या कह रहे हैं हम, सोडा लाइम के साथ हीट करें तो आंसर इथेन बनेगा। तो हम कहेंगे भाई सोडा लाइम फेमस है डीकार्बोक्सिलेशन, बाई प्रोडक्ट तो वो रहेगा। तो यहाँ आपने सोडियम प्रोपियोनेट लिखा, चाहे सोडियम प्रोपेनोएट लिखा, मैं IUPAC में लिखना है तो सोडियम प्रोपेनोएट, कॉमन लिखना है तो सोडियम प्रोपियोनेट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, या प्रोपेनोइक एसिड लिख दो कि पहले हम खुद सोडियम सॉल्ट बना देंगे फिर हम उसको और हीट कर देंगे, तो भी ठीक है। क्लियर, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ व्हाट इज फॉर्मेलिन। तो बच्चों 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, है ना, 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को हम कहते हैं फॉर्मेलिन। अब इसको आपने देखा भी है लैब में, सोचो कहाँ देखा है,
फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। ये आंसर तो मैंने लिख दिया आपका। कहाँ देखा है? तो आपने देखा होगा बच्चों बायो लैब में। बायो लैब में जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते है ना, आप अगर बायो लैब में गए हो तो देखा होगा, बॉटल में चूहा होता है मरा हुआ, प्लांट्स होते हैं, कॉकरोच है, छिपकली है, अलग अलग तरह के एनिमल्स है, और एक लिक्विड होता है जिसमें बहुत गंदी स्मेल आती है, दैट इज फॉर्मेलिन, है ना। फॉर्मेलिन वाटर 4-5% बच्चों मिथाइल अल्कोहल भी होता है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन वो आपको यहाँ मेंशन नहीं करना है। तो 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को हम कहते हैं फॉर्मेलिन। अब मान लो एग्जाम में पूछ लिया भाई यूज बताओ, तो बच्चों एक्स्ट्रा नॉलेज काम ही आएगा, है ना। तो यूज्ड टू प्रिजर्व, क्या प्रिजर्व करना है? तो हम कहेंगे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, that is formalin. So this is question number 48. फटाफट चलते बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 49. राइट द पोपाफ रूल। अब बच्चों पोपाफ रूल लगता है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑलरेडी कीटोन का ऑक्सीडेशन जो है वो ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। अब मैं आपको कहूँगी भाई ये कीटोन है और इसका ऑक्सीडेशन करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो आप K2Cr2O7, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, कंसनट्रेटेड HNO3 ले लिया, है ना। पोपाफ क्या कहता है, इसको ऑक्सीडाइज कैसे करोगे? तो हमें पता है कीटोन के ऑक्सीडेशन में CC बॉन्ड टूटता है। तो भाई कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ये तोड़ना है कि ये तोड़ना है? तो पोपाफ कहता है ये CO जो है, देखो एसिमेट्रिक कीटोन है ना, ये CO कीटोनिक ग्रुप, यहाँ मिथाइल और यहाँ इथाइल है। तो पोपाफ कहता है भाई CO जो है वो छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि इधर तो इथाइल होगी, है ना। आंसर यहाँ पे क्या है? आंसर यहाँ पे एसिटिक एसिड है, लेकिन वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपको बताना है पोपाफ के अकॉर्डिंग C डबल बॉन्ड O गोज विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in the oxidation process of ketone. Oxidation process of ketone, C double bond O group goes with smaller alkyl group, ठीक है बच्चों। तो पोपाफ के अकॉर्डिंग CO ग्रुप छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेक करते तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाता, लेकिन ये इसके साथ गया, इसलिए ये भी 2 वाला ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड और ये 2 कार्बन ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड। क्लियर? नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B। तो बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन मिक्सचर होता है फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। अब होता क्या है A और B? तो बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन A होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है फेलिंग सॉल्यूशन A। और फेलिंग सॉल्यूशन B होता है बच्चों सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, इसे आप रॉशेल सॉल्ट भी लिख सकते हैं, है ना, रॉशेल सॉल्ट। ये भी क्या है? तो हम कहेंगे दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन B। नाउ व्हाट इज नेटेलाइट? तो बच्चों नेटेलाइट होता है अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर, जिसे पेट्रोल की जगह काम में ले सकते हैं, पावर प्रोडक्शन करता है। तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है, उसे कहते हैं हम नेटेलाइट। क्लियर? मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर पेट्रोल की जगह काम आता है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों। तो नेक्स्ट है व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट। अब बच्चों ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? तो आपको बताना है ल्यूकस रिएजेंट होता है, क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, है ना।
जब अल्कोहल की रिएक्शन HCl से एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये बनाता है हेलो एल्केन प्लस वाटर। अब बच्चों हेलो एल्केन तो वाटर में घुलता नहीं है तो टर्बिडिटी आती है। अब इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी बनाता है। 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट के बाद बनाता है, 1 डिग्री अल्कोहल आधे घंटे के बाद या हीट करने पे बनाता है। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। तो ल्यूकस टेस्ट बोलते हैं और ये काम आता है इसलिए इसको ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, है ना। तो मैं लिख तो दूं यहाँ पे यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, किस काम आता है, तो हम कहेंगे यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इनको डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। नाउ राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट लीगेंड। तो बच्चों एम्बिडेंट लीगेंड मतलब ऐसा लीगेंड जिसमें डोनर एटम 2 हो। अच्छा डेफिनेशन तो पूछा ही नहीं, है ना, एग्जाम्पल पूछा है। डोनर एटम तो 2 हो लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते टाइम कोई एक जना लोन पेयर डोनेट करेगा। अभी ऐसा कैसे, तो बच्चों देखो या तो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना लो या फिर नाइट्रीटो ONO ऑक्सीजन के थ्रू बना लो, NO2 माइनस होता है हालांकि, ठीक है। तो भाई नाइट्रो N के थ्रू बना रहा है तो आपको लिखना है नाइट्रो, और ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है तो आपको लिखना है नाइट्रीटो। और एग्जाम्पल तो बच्चों साइनाइड कार्बन के थ्रू बनाएगा तो साइनो बोल दो, और नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो आपको बोलना है आइसोसाइनो। ठीक है। और एग्जाम्पल होता है साइनेटो आइसोसाइनेटो, साइनेटो थायोसाइनेटो, है ना। तो ये है एम्बिडेंट लीगेंड। नाउ व्हाट इज आइसोट्रोपी। अब देखो हम एनआइसोट्रोपी पढ़ते हैं, ये नया ही पूछ लिया आइसोट्रोपी। तो बच्चों आइसोट्रोपी अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो क्रिस्टल में पार्टिकल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मैं कहूँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ बताओ, है ना, थर्मल कंडक्टेंस बताओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बताओ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बताओ, तो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो अलग अलग प्लेन से वैल्यू अलग अलग आती, लेकिन वो तो होती है एन आइसोट्रोपी। हम बात कर रहे हैं आइसोट्रोपी, मतलब सेम वैल्यूज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्रिस्टल नहीं हो। तो क्रिस्टल नहीं हो मतलब नॉन क्रिस्टल, और नॉन क्रिस्टल नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। तो आपको क्या बताना है, इन अमॉर्फस सॉलिड, इन अमॉर्फस सॉलिड व्हेन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक तो हम लिख देंगे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, है ना, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एटसेट्रा व्हेन मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेन। When measured from different plane, then same values are obtained. Same values are obtained. This is called isotropy. ठीक है बच्चों, अलग अलग प्लेन से वैल्यू मेजर करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अलग अलग आता है तो एन आइसोट्रोपी, सेम आ रहा है तो आइसोट्रोपी, शोन बाय अमॉर्फस सॉलिड। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ कीलेट लीगेंड। तो बच्चों कीलेट या कीलेटिफाइंग लीगेंड मतलब ऐसा लीगेंड जिसमें डोनर एटम एक से ज़्यादा होने चाहिए और वो रिंग बनाता है, तो रिंग को बोलते हैं कीलेट, प्रोसेस को बोलते हैं कीलेशन, और कीलेट बनाने वाला लीगेंड हो गया कीलेट लीगेंड। अब एग्जाम्पल, तो बच्चों एग्जाम्पल बहुत कॉमन है इसका, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, इथाइलिन डाइएमीन। आप ग्लाइसिनेट भी लिख सकते हो, EDTA भी लिख सकते हो, ठीक है।
ऑक्सीलेट भी लिख सकते हो, जो भी आपको एग्जाम में याद आए। बस डोनर एटम एक से ज़्यादा होने चाहिए। तो हम कहेंगे ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीलेट लिगेंड, शॉर्ट में आपको लिखना है ई। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो देखो कोबाल्ट लिख दिया बच्चों, कोबाल्ट के साथ ईएन इथाइलिन डाइअमीन 3 है, ठीक है। अब इथाइलिन डाइअमीन तो ये रहा, अब एक इथाइलिन डाइअमीन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दो, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो भाई मेटल तो है कोबाल्ट, तो हमने लिख दिया भाई चलो मेटल तो है कोबाल्ट +3। अब एक इथाइलिन डाइअमीन, आप क्या देख रहे हैं कि भाई एक इथाइलिन डाइअमीन तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2, तो दो बॉन्ड तो सेट हो गए। नाउ एक और इथाइलिन डाइअमाइन ले लूं तो ये भी दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और अगर मैं एक और इथाइलिन डाइअमाइन ले लूं तो ये फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा दो। तो मुझे लग रहा है कि भाई एक ईएन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, तो मैंने 3 लिख दिए, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए 6। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, क्योंकि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो है वो 6 दिख रहे हैं आपको। नाउ राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों प्लैटिनम को एज्यूम कर लेते हैं X, अमोनिया 3 है, लेकिन अमोनिया तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल मतलब चार्ज 0। नाउ Cl-1 मल्टीप्लाई विथ 3, सो X कितना होगा बच्चों, तो X हो जाएगा 3। तो इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्लैटिनम का आएगा दैट विल बी 3। क्लियर। नाउ राइट द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो बच्चों कंडक्टेंस G, तो कंडक्टेंस होता है 1/r, तो 1/r की यूनिट क्या हो गई, तो आप लिख सकते हैं बच्चों ओम इनवर्स। उससे भी ज़्यादा फेमस जो हमारी बुक में सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ टर्म है दैट इज साइमन, है ना, या ओम इनवर्स लिख देंगे तो भी ठीक है, मोहो लिख देंगे MHO तो भी ठीक है ना। नाउ राइट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है या स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछा है, तो आपको पता है E0C कितना होता है, तो भी E0C होता है 0, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 0। नाउ राइट द ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्शन। तो बच्चों रेडियो एक्टिव रिएक्शन के लिए इनका हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट होता है ना। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव्ड है कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, इनका फिक्स्ड हाफ लाइफ पीरियड होता है। अब फिक्स्ड हाफ लाइफ पीरियड मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसी रिएक्शन तो सिर्फ एक ही है और वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड क्या था, तो हमने देखा था 0.693 डिवाइडेड बाय K, तो वहाँ तो इनिशियल कंसंट्रेशन की बात ही नहीं, 0.693 और K दोनों कांस्टेंट है, तो T हाफ कांस्टेंट कब होगा, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, है ना, और ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है। So answer will be first order reaction. Now what are the forces in physical adsorption? तो बच्चों physical adsorption में adsorbate और adsorbent के बीच में क्या होते हैं, तो हम कहेंगे there are weak van der Waal force of attraction, weak van der Waal force of attraction between adsorbate, वॉल गलत लिख दिया क्या मैंने, weak van der Waal force of attraction between adsorbate and adsorbent, ठीक है। तो adsorbate और adsorbent के बीच में
अगर वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्सेस है, तो हम कहेंगे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज सीएमसी? तो सीएमसी है बच्चों क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन होती क्या है? तो बच्चों 3 तरह के कॉलॉइड्स पढ़े थे हमने ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कॉलॉइड। अब एसोसिएटेड कॉलॉइड यानी कि साबुन, थोड़ा सा घोलोगे तो घुल जाएगा, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा लोगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो झाग बनाएगा। तो बस वो झाग बनाएगा वही सीएमसी है ना? तो डेफिनेशन क्या हुआ बच्चों? द concentration at or above which associated colloids start to form मिसेली। ठीक है, तो अगर वो मिसेली बनाना, मिसेल्स या आप लिख सकते हैं क्लस्टर बनाना शुरू करे, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? तो बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन में आंसर देना है। तो टिंडल इफेक्ट, तो आपको पता है कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो जब कोलोइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास करते हो तो लाइट का जो पाथ है वो क्या हो जाता है? एकदम से चमकने लगता है ना? क्योंकि टिंडल इफेक्ट यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते, फैला देते, है ना? और पाथ विजिबल हो जाता है ना? पाथ में स्कैटरिंग दिखने लग जाती है, आपको पाथ चमकने लगता है। ट्रू सॉल्यूशन में तो आपको दिखेगा ही नहीं पाथ, तो इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो आपको लिखना है व्हेन स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, strong conversing beam of light is passed through colloidal solution, then path of light illuminates, है ना? चमकने लगता है, यहाँ आपको लिखना है ब्राइट हो जाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बाय सॉल पार्टिकल्स, and it is called Tyndall effect। ठीक है बच्चों, it is called Tyndall effect। ठीक है, तो ये आपको लिखना है टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 63। चलो अब कुछ क्वेश्चंस और हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? तो बच्चों टिंडल इफेक्ट में क्या होता क्या है? जैसे मान लो कि ना एकदम बिल्कुल अंधेरा कमरा है, क्लोज डार्क रूम, और एक बिल्कुल छोटे से होल से लाइट आ रही है, तो आपको उसमें डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे? मूव करते हुए दिखेंगे। तो जिगजैग मूवमेंट ऑफ सॉल पार्टिकल या जिगजैग मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इन मीडियम, उसे हम क्या कहेंगे? ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो आपको सीधा आंसर देना है जिगजैग मूवमेंट of dispersed phase particles in medium, है ना, या in colloidal solution is called Brownian movement। ठीक है, लिख देंगे आप, सिंपल सा आंसर लिखना है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई ब्राउनियन मूवमेंट, और टिंडल इफेक्ट में रॉबर्ट टिंडल था, तो टिंडल इफेक्ट हो गया। सो विच मेटल्स आर इन ग्रुप 15?
तो बच्चों ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली में देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। लेकिन ये तो मेटल की बात कर रहा है, तो भाई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये तो नॉन मेटल है, तो ये तो हो गया नॉन मेटल। आर्सेनिक, एंटीमनी ये तो आपके मेटेलॉइड है। सॉरी टेलुरियम नहीं है, बिस्मथ है। टेलुरियम तो ग्रुप 16 हो गया ना। सो ये क्या हो गया, तो ये हो गया बच्चों आपके पास मेटेलॉइड। तो हम कहेंगे भाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस याद कैसे रखेंगे, नेहा, पूजा, असलम सब बीमार, ठीक है। तो भाई नेहा, पूजा मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल, असलम सब यानी मेटेलॉइड। तो अकेला एक ही तो एलिमेंट बचा जो आपका क्या है, मेटालिक सिचुएशन में है, मेटालिक कंडीशन में है। तो हम कहेंगे कि बिस्मथ, बिस्मथ एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप 15 से बिलोंग करता है और ये मेटल है। सो आंसर विल बी, सीधा आंसर ही बताना है तो आंसर आपको लिखना है बिस्मथ, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 65, है ना। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पहले से आते होंगे, बहुत सारे नए सीखे होंगे, ठीक है। तो बच्चों कॉपी में नोट करके रखना आंसर्स, है ना। आपको एग्जाम में ये करके जाने हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्टडी।